जब भी बजट आने वाला होता है ना तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगी, लेकिन अगर वो एक साथ में एक डिडक्शन और ऐड कर दें घर के लिए। तो इस बजट में क्या जो आम आदमी है किस तरह की उम्मीदें कर सकता है, किस तरह की राहत की उसकी उम्मीद की जाने मतलब उसको करनी चाहिए? पीएलआई स्कीम्स अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर के लिए, चाहे हम बात कर रहे हैं चाहे ईवी गाड़ियों के लिए, तो गवर्नमेंट इस बजट में पीएलआई स्कीम ज़रूर लेके आएगी। इस बार कैपेक्स को लेकर आप लोग का क्या अनुमान है, और अगर हम देखेंगे तो कहाँ है? लेबर कोड्स क्या हैं? लेबर कोड्स वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हर कंपनी के पास हर एम्प्लॉयर को अप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में रहें। बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये बजट उस समय आ रहा है जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी पीक पे है, डोमेस्टिक एम्बिशन भी पीक पे है और एक्सपेक्टेशन भी पीक पे है। तो बहुत एक टाइट रोप बजट हो सकता है, क्योंकि क्या सरकार इस बार फिर इकोनॉमी के रिफॉर्म्स पे फोकस करेगी या फिस्कल कंसोलिडेशन उनका पहला अहम एक्सपेक्टेशन यही है कि फिस्कल कंसोलिडेशन पे वो टिके रहेंगे। पर क्या वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ग्लोबल मैप पे वो सही नहीं लग रहा, और इंडिया और यूएस का ट्रेड जो समझौता होने वाला था वो भी अभी तक नहीं हुआ है। इन सब के बीच में बजट 2026 आपके लिए, हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए और मार्केट्स के लिए क्या लेके आ सकता है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। इट्स अ राउंड टेबल और हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ सार इस राउंड टेबल से हम निकाल पाए कि हमें बजट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं वो मिस्टर समीर घोघिया, ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद डेलॉयट इंडिया। मिस दीपिका माथुर, शी इज़ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगेन विद डेलॉयट इंडिया। और मेरे साथ मेरे को एंकर और होस्ट मिस्टर स्कंद विवेकधर, ही इज़ सीनियर एडिटर जागरण बिजनेस। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू समीर सर। हाँ जी समीर जी, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी को समझ नहीं आ रही, एंड इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स में हम अभी जी रहे हैं। और इकॉनमी को लेके, हालांकि अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी की बात करें तो इस साल FY26 में हमारे विकास दर जो है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया गया है 7.4%, और अगर हम पिछले क्वार्टर का देखें यानी कि सेकेंड क्वार्टर जीडीपी नंबर्स 8.2%। सो जीडीपी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रेड है, ट्रेड वॉर है, और जो भी सिचुएशन बनी हुई है पोस्ट वेनेजुएला का एपिसोड जो हमने देख चुका है, उसके बाद क्यूबा और ग्रीनलैंड की भी बात की जा रही है, ईरान इराक की भी बात की जा रही है। इस बीच में बजट कितना टफ हो सकता है, कितना टाइट हो सकता है? थैंक यू। एक्चुअली अगर हम देखें आज की डेट में, जब हम इतनी अनसर्टन दुनिया में अभी रह रहे हैं कि जहाँ 500% टैरिफ की बातें हो रही हैं, तो ट्रेड वाइज अगर हम देखें, हम बाकी सारी चीज़ों में पूरे कंसोलिडेटेड है। हमारी ग्रोथ परसेंटेज, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, हम अपने हाईएस्ट अभी फॉरेन रिजर्व पे बैठे, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट 12% डाउन है। और जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, जहाँ हम 500% टैरिफ की बात करते हैं तो 50% पे भी डिफ़िकल्ट था ट्रेड, वही सिचुएशन 500 पे भी है। अगर हम अपने देश की बात देखें तो गवर्नमेंट के पास ये सब चीज़ें हैं, कोई पॉलिसी अच्छी मेजर डिसीजन करने की, क्योंकि उनके सब चीज़ें पॉजिटिव्स हैं। जीडीपी पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, फॉरेन रिजर्व है। तो गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छी प्रावधान लेके आ सकते हैं बजट में। और ये बजट, क्योंकि अगर आप टैक्स के सिनेरियो से देखेंगे, ये नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आ रहे हैं जो कि काफ़ी सरल और क्लियर है एज़ कम्पेयर टू अदर। बट मेरा ये मानना है कि बिकॉज नेक्स्ट 5 साल के लिए गवर्नमेंट का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बनाएगी, और जो भी पॉलिसी डिसीजन होंगी या चेंजेस होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए डिफाइन करेंगे rather देन फॉर अ दिस ईयर। मेरा ये मानना है। तो ये अगर हम ओवरऑल देखें, ये जो यूएस ट्रेड वॉर जो चल रही है या इंडिया के बीच जो कन्फ्लिक्ट है, इसका जो सबसे मेजर इम्पैक्ट जो दिख रहा है, 2-3 सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। एक तो हम कह सकते हैं एक्जिम हो गया, हमारा एक्सपोर्टर्स बहुत प्रभावित हैं, खासतौर पर टेक्सटाइल। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट है। क्या इस बजट में हमें दिख सकता है कि सरकार इनके लिए कुछ खास सुविधाएं लेकर आए? हाँ, ये बहुत रेलेवेंट चीज़ है। अब हम
एक्सपोर्ट सिनेरियो को चेंज नहीं कर सकते, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को कवर नहीं कर सकते, लेकिन सरकार डोमेस्टिक सेक्टर और इंडियन इकोनॉमी के लिए काम कर सकती है। अगर आपने पिछले सालों में देखा होगा, गवर्नमेंट हर सेक्टर के एक PLI स्कीम लेके आती है और इस PLI स्कीम से गवर्नमेंट सारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करती है टुवर्ड कैपिटल। और यही एक किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपना कितना रिसोर्स कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है। तो अब इस बजट में या बजट के बाद गवर्नमेंट कैन कम अप विद मोर PLI स्कीम्स। PLI स्कीम्स अगर आप देखेंगे ऑटो सेक्टर के लिए, चाहे हम बात कर रहे हैं चाहे EV गाड़ियों के लिए, तो गवर्नमेंट इस बजट में PLI स्कीम ज़रूर लेके आएगी स्पेसिफिक कोई सेक्टर के लिए, और उसी से हम डोमेस्टिक इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में जियो पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं है, बट ये जो सेक्टर आपने बात बोली जो प्रभावित है, इन सब के लिए PLI स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट इनका प्रोत्साहन करेगी। बिल्कुल दीपिका, अनाउंसमेंट्स तो होती है PLI स्कीम्स को लेके, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्रंट पे हम थोड़ा बहुत सुस्त पड़ जाते हैं। हमारे इंडिया की में देखा गया है रिफॉर्म प्रोसेस तो बहुत अच्छे से बताया जाता है, पर ऑन द ग्राउंड इस सिचुएशन को बदलने में समय लगता है। आप क्या मानती है इसके बारे में? गीतू जी, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें और आप रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, मैं एक रिफॉर्म की बात करना चाहूँगी जिसे हम कहते हैं लेबर कोड्स। गवर्नमेंट काफ़ी सालों से कोशिश कर रही थी लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करने का। 21 नवंबर को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिए लेबर कोड्स, और गवर्नमेंट बहुत ज़ोरों और शोरों से लगी हुई है कि अब ये पूरे फुल ऑन इफेक्टिव हो जाएं। लेबर कोड्स क्या हैं? लेबर कोड्स वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हर कंपनी के पास हर एम्प्लॉयर को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बढ़ेंगे। अगर हम ग्रेच्युटी की बात करें, या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आएंगी, जहाँ ओवर टाइम आएगा, जहाँ लीव एनकैशमेंट आएगा, और सुविधाएं बढ़ेंगी और ज़्यादा रिफॉर्म्स आएंगे। इट्स बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के लिए भी। सो गवर्नमेंट ने ये एक रिफॉर्म है जो एक बहुत बेनिफिशियल रिफॉर्म है और जो इम्प्लीमेंट कर दिया है, और इसको पूरा तेज़ी से बढ़ाने के लिए उनके रूल्स भी निकल आए हैं। सो वाइल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेगी, बिकॉज इस पे गवर्नमेंट जोरों शोरों से काम कर रही है। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इसका। मैन्युफैक्चरिंग के एम्प्लॉयज़ पे इम्पैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉयज़ पे होगा, सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी, ग्रेच्युटी होगा। इनफैक्ट लास्ट ईयर के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए उन्होंने एक फंड क्रिएट किया था। सो लेबर कोड्स उसमें भी और रूल्स निकालेगा गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। और गिग वर्कर्स कौन होते हैं? गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माने जाते, जो हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ उबर के एम्प्लॉयज़ हो गए, अर्बन कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं, उबर के जो लोग आते हैं ड्राइवर, जो अर्बन कंपनी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो स्विगी के आपके डोर डिलीवरी होते हैं, तो वो सब गिग वर्कर्स होते हैं। तो उन लोगों को भी सोशल सिक्योरिटी में कवर किया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था। सो आई थिंक अगर हम लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो आई थिंक वी आर डूइंग गुड राइट नाउ। दीपिका, आपने एम्प्लॉयज़ की बात करी, और बड़ा एक बजट को लेकर हम बात करते हैं, जो आम आदमी के एम्प्लॉयज़ है उसकी दो उम्मीदें बड़ी रहती हैं कि उसको क्या चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। करेक्ट। दूसरी एक उम्मीद रहती है कि उसकी टैक्स में क्या बचत होने वाली है। करेक्ट। लेकिन अगर पिछले साल ही सरकार ने इतना कर दिया है, चाहे वो इनकम टैक्स में आप देखें 12 लाख तक की लिमिट लगभग बढ़ा दी, साथ में GST 2.0 ऑलरेडी आ चुका है, तो इस बजट में क्या जो आम आदमी है किस तरह की उम्मीदें कर सकता है, किस तरह की राहत की उसकी उम्मीद की जाने मतलब उसको करनी चाहिए? लास्ट ईयर एक बम्पर बजट था, ये सबको पता है। गवर्नमेंट के आज की डेट में 2 स्कीम्स हैं इनकम टैक्स के लिए जो एक इंडिविजुअल उपलब्ध कर सकता है। एक है न्यू टैक्स रिजीम या सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम, और एक है ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम वो रिजीम है जहाँ पे ज़्यादा कुछ डिडक्शंस नहीं मिलते, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का, और एक न्यू पेंशन स्कीम का एक डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉय को। और वहाँ पे लेकिन रेट्स के एग्जेम्पशन लिमिट्स बहुत बड़े हैं। और ओल्ड टैक्स रिजीम वो रिजीम है जहाँ पे रेट्स ऑफ टैक्सेशन के स्लैब्स कम है, मतलब रेट्स ऑफ टैक्स ज़्यादा हैं, लेकिन साथ में एम्प्लॉयज़ को डिडक्शंस मिलती हैं। अब एक एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है कि उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ न्यू टैक्स रिजीम के नीचे जाएं, और इसलिए लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने पूरा एक रिबेट जो उनका पहले 7 लाख का था उसको सीधा 12 लाख कर दिया।
अगर किसी एम्प्लॉय की इनकम आज की डेट में 12-75 हज़ार है और कोई इनकम नहीं है तो 75 हज़ार उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है और 12 लाख की पूरी एग्जेम्पशन मिल जाती है, प्रोवाइडेड उसके पास कैपिटल गेन इनकम ना हो। तो उसका पूरा एक चाहे रिटर्न उसको फाइल करनी पड़ती है लेकिन टैक्स ज़ीरो है उसके लिए। तो ये एक बहुत बिग बम्पर चेंज था। ऑल्सो गवर्नमेंट ने 24 लाख के ऊपर 30% लगाया था टैक्स रेट, वेयर एज जो हमारा सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम है जिसमें डिडक्शंस और बेनिफिट्स अवेलेबल है वहाँ 30% लगता है 10 लाख के ऊपर, और वहाँ पे ये वाला ऐसा कोई 12 लाख का न्यू टैक्स रिजीम वाला रिबेट नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज करेगी भी तो वो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो नहीं करेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में मैंने कोई चेंज नहीं देखा वहाँ पे आए। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75 हज़ार से 1 लाख कर सकती है न्यू टैक्स रिजीम के लिए, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं पिछले साल बजट में। उम्मीद कम है कि रेट्स को फिर चेंज किया जाए, बट आम आदमी की तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन रहती है, जैसे आपने बोला, क्योंकि ऐसा इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और हर चीज़ इतनी महंगी है कि डिस्पोजेबल इनकम इतना कम हो जाता है। अब सजेशन है, आम आदमी क्या चाहता है कि न्यू टैक्स रिजीम में जो लोग घर खरीदते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में जो लोग घर खरीदते हैं उनको लोन का 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। तो अगर कोई वो एक एडिशनल अनाउंसमेंट कर दें, जो मैं नहीं कह रही वो करेंगे, लेकिन ये आम आदमी की उम्मीद ज़रूर है। और आपने मुझसे पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगी, लेकिन अगर वो एक साथ में एक डिडक्शन और ऐड कर दें घर के लिए, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है कि वो कुछ भी चेंज करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है एज फार एज द रेट्स आर कंसर्न। आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, आपकी कुछ उम्मीदें हैं? हाँ, एक्चुअली अगर हम देखें, दीपिका सही कह रही है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अब सिर्फ 20 से 25% लोग फाइल करते हैं। अगर 7 लाख के करीब रिटर्न फाइल हुई तो 5 लाख ने नई रिजीम चूज़ करी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं कि लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में रहें, पहला तो, इसलिए चेंजेस ओल्ड में आना तो बहुत मुश्किल है। नए के लिए आई थिंक जो हाउसिंग लोन बोला, प्लस अगर हम कोई मेडिकल वगैरह की डिडक्शन, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज की डेट में एक ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या चीज़ चाहिए कि हमारी हेल्थ केयर सस्ती हो। तो जैसे अभी हम पहले सेक्टरों की बात करते थे कि पीएलआई, हमारे को हेल्थ केयर के लिए भी पीएलआई की एक्सपेक्टेड है। हेल्थ केयर की डिडक्शन नई रिजीम में, हाउसिंग लोन की डिडक्शन, 2 तरीके हैं, या तो हम स्लैब चेंज करें या इंसान के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा दे दे। यही एक तरीका है जो कि हम मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करेगा, या तो उनके हाथ में पैसा हाथ में आ जाए। एक अलग से एक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कोई सजेशन वो इंस्टीट्यूट ने भी एक्चुअली सबमिट करी है कि क्यों ना हम जॉइंट एज ए फैमिली रिटर्न करें, हस्बैंड वाइफ की इकट्ठे रिटर्न। अगर वाइफ हाउस वाइफ है और हस्बैंड अर्निंग है तो उनकी जॉइंट रिटर्न का प्रावधान हो। वर्ल्ड में कई, यूएस में भी ऐसा तरीका होता है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की इकट्ठी कंसोलिडेटेड रिटर्न जाती है। उससे 2 फायदे हैं, जो मेरी एग्जाम्पशन है वो डबल, चाहे अगर हाउस वाइफ कमा नहीं रही तो मेरे हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है आफ्टर टैक्स वो ज़्यादा आएगी। मेरा टैक्स अगर गवर्नमेंट इस तरह नहीं दे सकती, स्लैब नहीं बढ़ा सकती या चेंजेस नहीं कर सकती, इस तरह करके हमारे को डबल बेनिफिट मिल जाता है एज ए फैमिली में, इफ वन इज अर्निंग वन इज नॉट अर्निंग। तो ये कई सजेशंस आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन करे हैं। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट कितना उसमें चेंजेस लाने के तैयार है, लेकिन अभी सब सिनेरियो गवर्नमेंट के फेवर में है डोमेस्टिकली। बिल्कुल एक अच्छा आइडिया मुझे लगता है, क्योंकि यूजली हम कमाते भले इंडिविजुअल हैं, बट हम लोग इनकम फैमिली इनकम होती है। तो अगर किसी वो तो ठीक है, पर गवर्नमेंट के पास इतना लीवे है कि वो टैक्स में बदलाव करे या छूट दे, क्योंकि प्रोसीजर जो समीर बात कर रहे हैं वो टैक्स का रेट या बचत की बात नहीं हो रही, बट इट इज मोर की प्रोसीजर, उनका क्वेश्चन कैसे कि प्रोसीजर गवर्नमेंट के पास इतना फंड। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट अभी टैक्स कलेक्ट, अब नॉमिनल जीडीपी को देखिए ना, आप रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में गैप जो है उसको देखिए, 8%, 8.5% का नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अभी हम जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट मींस की जो एक्सपेंडिचर वर्सेस इनकम का जो डिफरेंशियल है वो कम है। गवर्नमेंट के पास जब भी फिजिकल डेफिसिट कम होता है तो गवर्नमेंट का गुंजाइश होती है कि वो इकोनॉमी में पैसे डाल सके। अभी हम जो बात टैक्स की कर रहे हैं वो हम सिर्फ 7 लाख एसएससीज की बात कर रहे हैं टैक्स पेयर की, एज कम्पेयर टू पूरे इंडिया। तो ये लीवे लाना एज कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हमेशा ये करेगी बैलेंस कि क्या हम कैपिटल में पैसा लगाएं या हम लोगों के हाथ में ढो जाए। तो ये अगर गवर्नमेंट बेनिफिट दे भी देती है मिडिल क्लास को, इम्पैक्टेड लोग सिर्फ 7 लाख के करीब ही टैक्स पेयर होंगे, तो कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग टैक्स पेयर हैं उनको मोटिवेट और करा जाए, जिससे कि मोर कंप्लायंसेस
मोर लोग, आप देखो कि एक के साथ टैक्स एक, बेस को बढ़ाने के लिए हाँ जी। क्या किया जा सकता है? ये एक देखो आप तरीका, अगर हाउसवाइफ है जो रिटर्न नहीं भरती थी और हम जॉइंट रिटर्न डालते हैं तो गवर्नमेंट के पास 2 जनों का डेटा आता है। मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न नहीं नंबर बढ़ती लेकिन डेटा आता है। टैक्स बेस बढ़ाने का तरीका, जैसे गवर्नमेंट ने पहले कोशिश करी थी कि अगर आपका बिजली का कनेक्शन है 50,000 से ज़्यादा बिल है तो आप भरो, गाड़ी ली तो भरो, पैन टैक्स रिटर्न भरो, उससे लोगों को असुविधा हो रही थी। लेकिन आज की अगर हम डेटा की बात करें, गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है, जी। ट्रैवल, ओवरसीज ट्रैवल से लेके गाड़ी से लेके सब चीज़ें डेटा लिंक्ड है। तो कंप्लायंसेस करने के लिए, एंड वी आर सीइंग अ पॉजिटिव ट्रेंड। अगर आप देखेंगे हर साल थोड़ा से लोग ऐड ऑन हो रहे हैं बेस तो पिछले साल से लेके इस साल के, और इस साल का डेटा टैक्स कलेक्शन भी पॉजिटिव है। इनकम टैक्स कलेक्शन और जीएसटी की कलेक्शन बहुत अच्छी हुई है। जी। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए गवर्नमेंट ये पुश कर सकती है कि जो उनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो पिछली बार के बजट से इम्पैक्ट आया, वो कंटिन्यू रखे। उसी के अंदर सिर्फ थोड़ी सी ऑप्शन है कि एक हाउसिंग लोन वाली है, मेडिकल वाली है, वो हाउसिंग लोन नहीं में क्या हो सकता है और अभी क्या प्रावधान है हाउसिंग लोन में, और हाउसिंग लोन में क्या चेंजेस हो सकती है? सो हाउसिंग लोन का करंट प्रोविजन ये है कि जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, न्यू टैक्स रिजीम नहीं, जहाँ लास्ट ईयर बम्पर अनाउंसमेंट से वो वाला रिजीम नहीं, एक जो एग्जिस्टिंग ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें अगर किसी का घर है, उसके ऊपर अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसके ऊपर 2 लाख का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर, जी। और उसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है उसका डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख तक का मैक्सिमम 80C के नीचे। लेकिन 80C में खुद ही इतनी सारी चीज़ें हैं, प्रोविडेंट फंड भी वहीं आता है, लाइफ इंश्योरेंस भी वहीं आता है, एजुकेशन फीस भी वहीं आती है, इंश्योरेंस भी वहीं आता है, मेरे ख्याल से 2014 से और पे limit भी नहीं 2014-15 से भी वो लिमिट नहीं बढ़ी। तो वो भी एक बहुत पुरानी डिमांड है ओल्ड रिजीम में, बट क्योंकि ओल्ड रिजीम में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वो भी नहीं बढ़ रहा। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ घर के मामले में अगर उनके पास बाकी सेविंग्स नहीं, अगर बाकी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जिनका वो 80C में ले सके, आज की डेट में उनको 80C के नीचे प्रिंसिपल रीपेमेंट का 1.5 लाख मिल सकता है, Okay. और उनको हाउसिंग लोन का 2 लाख मिल सकता है। अगर किसी का घर किराए पे है तो उसके लिए उसको ज़्यादा डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम कैपिंग जो हम बाकी हेड्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं वो 2 लाख ही रहता है। अब न्यू टैक्स रिजीम में वो है ही नहीं, तो किसी का अगर घर है और उसका लोन चल रहा है उसको न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो मैंने कहा था कि एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अगर ठीक है आपको न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस नहीं करने, डिडक्शंस नहीं देनी, तो एटलीस्ट फॉर होम लोन आप उसका एक डिडक्शन प्रोवाइड कर दीजिए। एक दो चीज़ें और जो हो सकती हैं जो थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल न्यू पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयज़ पेंशन की तरफ ध्यान दें, सोशल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दें, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में एम्प्लॉयर अगर पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो 14% तक का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वही प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए 10% ऑफ सैलरी तक का बेनिफिट और एग्जेम्पशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक मीडियम पे ले आएँ, उस 10 को 14 कर दें, पैरिटी कर दें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में। सेकंड, अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, अगर आज की डेट में एम्प्लॉयर गाड़ी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, लीज हो गया या खुद का ओन गाड़ी हो गया, उसमें एक बहुत लिमिटेड परक्विजिट दिया हुआ है कि अगर आपकी क्यूबिक कैपेसिटी 1600 से कम है तो आपको एक बहुत नॉमिनल अमाउंट का या टैक्स भरना पड़ेगा। मैक्सिमम टैक्स, मैक्सिमम इनकम उसमें से 39,600 सालाना दिखानी पड़ती है, बट उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये रूल पुराने बने हुए हैं, तो उसमें एक हमेशा एक एंशियसनेस रहता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे कि नहीं, और गवर्नमेंट कितना प्रमोट करे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स को, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशंस को। तो वो एक क्लैरिटी वहाँ पे आना भी बहुत ज़रूरी है कि वही बेनिफिट जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल कार्स को मिलता है वही बेनिफिट एक इलेक्ट्रिक कार्स को भी मिले। और लास्ट थिंग, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा क्योंकि बजट नहीं है और कुछ बेनिफिट नहीं दे सकती, पर फ्रॉम प्रोसेस पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ों को वो ज़रूर अच्छा कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ और आप रेजिडेंट हैं, मैं रेजिडेंट हूँ, मैं आपसे प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, तो मुझे TDS काटना होता है अगर मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है 1% पे, और मुझे एक छोटा सा एक रिटर्न कम चालान भर के मुझे जमा करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं परचेजर हूँ, आप सेलर हो। लेकिन कल अगर मैं सिकंद से प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, सिकंद एक नॉन रेजिडेंट सेलर है और मैं रेजिडेंट बायर हूँ, एक तो रेट जिस पे मुझे TDS काटना है वो ज़्यादा है, चलिए वो तो उनको ज़्यादा TDS लगेगा, बट मेरे पे एज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंसेस की ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे एक टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ता है, एक डिटेल्ड कंप्लायंस करनी पड़ती है।
तो उसमें बर्डन रेजिडेंट टैक्स पेयर पे आ रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी ही खरीद रहा है, एक केस में रेजिडेंट से, एक केस में नॉन रेजिडेंट से, तो उसको अगर वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दें सो दैट विल बी मच बेटर। ऑल्सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने कहा कंप्लायंस का टैक्स बेस वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं उस पॉइंट को पकड़ूं कि जो इंडिया में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो सिर्फ हम जैसे लोग रेजिडेंट्स नहीं है, बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स भी हैं जो इंडिया में टैक्स भरते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, एफडी इंटरेस्ट है या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब वो जब रिटर्न फाइल कर लेते हैं उसके बाद आपको पता होगा, आप भी अपनी रिटर्न ई वेरीफाई करते होंगे। वो वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन या फिजिकल वेरिफिकेशन दो तरीके होते हैं, या तो हम ऑनलाइन जाके ई वेरीफाई करें अपने बैंक के पोर्टल के थ्रू, आधार लिंकिंग के थ्रू, पैन लिंकिंग के थ्रू, या हम लोग उसका प्रिंट लेके साइन करके 30 दिन के अंदर अंदर हमें सीपीसी पहुंचाना होता है। अब जो बाहर के लोग होते हैं जो रिटर्न फाइल करते हैं इंडिया में, अब उनके लिए 30 दिन में फिजिकल कॉपी भेजना प्रॉब्लम होती है, बाय पोस्ट आने में टाइम लगता है, और ऑनलाइन की फैसिलिटी उनके लिए थोड़ी कम होती है क्योंकि जो अगर उनके सेट बैंक्स के साथ अकाउंट्स नहीं है तो वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर उनके पास आधार नहीं है तो उनको ऑनलाइन वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है कि उनकी रिटर्न वेरीफाई होकर टाइम से भी नहीं आ पाती। तो इसलिए अगर उसको 30 को वहाँ थोड़ा 60 बढ़ा दें तो थोड़ा उनको बेनिफिट हो जाएगा। सिमिलरली हम टैक्स पेमेंट की बात करते हैं, इंडिया में हम टैक्स पेमेंट सिर्फ ये इंडियन बैंक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। जो हमारे फॉरेन बैंक्स हैं उनके थ्रू हम टैक्स पेमेंट कर ही नहीं पाते। अब जो बाहर एनआरआई बैठे हैं जिनको इंडिया में टैक्स भरना है वो क्या करें, या तो अपने रिश्तेदारों को बोले उनके अकाउंट में पैसा डालो और बोले हमारे लिए जमा कर दीजिए अगर इंडियन अकाउंट नहीं है। तो इस तरह के अगर थोड़े प्रोसेस चेंजेस आ सके तो थोड़ा कंप्लायंस भी सिंपल हो जाएगा। आई थिंक दैट विल रियली हेल्प। इसी में और ऐसे रिश्तेदार मुश्किल से मिलते हैं जो हमारे लिए कोई टैक्स दे दे और हमसे ले लें। नहीं, आई फेस दिस इशू क्योंकि मेरी सिस्टर सोल्ड अ प्रॉपर्टी, शी इज़ एन एनआरआई, और उसका टैक्स रिफंड आया ही नहीं क्योंकि उन्होंने टीडीएस वगैरह काट के लमसम, इट वाज अ बिग अमाउंट, तो रिफंड आया ही नहीं अभी तक। एंड शी वाज लाइक कॉन्शियस कि मुझे अब क्या करना है इसमें। नहीं, इसके लिए एक रियल टाइम जो डैशबोर्ड की आई थिंक बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट वहीं पर एक रियल टाइम डैशबोर्ड दे दे। रियल टाइम डैशबोर्ड में कम से कम ये पता चल जाएगा कि मेरी रिटर्न का स्टेटस क्या है, वेरीफाई हो गई, प्रोसेस हो गया, बैंक के पास गया कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रिफंड प्रोसेस हो जाता है, आपसे बैंक से वापस हो जाता है क्योंकि बैंक या तो आधार से लिंक नहीं होता, क्योंकि जैसे एनआरआई के आधार नहीं हुआ या वैलिडेट नहीं हुआ, तो वो रिफंड कहाँ घूम रहा है वो दूसरे को पता नहीं है। एक तो दूसरा, आपके केस में इशू आप कह रहे हो कि वो ज़्यादा इशू ये है कि 1% के बजाय वो 20% या 14.5% कटा हुआ टैक्स, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के केस में वो फुल रेट पे कटता है और काटने वाला अपनी लायबिलिटी हटाने के लिए फुल रेट काटता है, तो रिफंड ही प्रोविजन आता है। तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी है, प्लस अगर हम देखें नया कानून इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। उसमें आप देखोगे कि 819 की जगह 536 सेक्शन है, काफ़ी क्लैरिटी और इजी है, एक ही जगह पे सब कुछ कर दिया, काफ़ी सेक्शन ख़त्म कर दिए, रिडंडेंट सेक्शन हटा दिए, काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई है। तो उसके अंदर चेंजेस, नए एक्ट और सेक्शन लाना इज़ नॉट अभी वारंटेड और होएगा भी नहीं, क्योंकि नया ही एक्ट है, आप नई चीज़ में चेंज नहीं करोगे। बात प्रोसीजर की है, प्रोसीजरों में भी अभी कोई चीज़ वैसी कॉपी हो गई, जैसे मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना, अब चीज़ आप देखोगे सारी चीज़ें ऑनलाइन है, चाहे जीएसटी से लेके रिटर्न से लेके सैलरी सब है, लेकिन अभी तक वो प्रोविज़न है कि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट ने लैंडलॉर्ड के लिए करना है, ये सब करना है। ये सब की ज़रूरत नहीं है, अब सब चीज़ें लिंक्ड है डायरेक्टली। इस नए टैक्स जो 1 अप्रैल से आ रहा नया टैक्स रूल्स जो हैं, इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो बदलाव जो आम आदमी को बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा? एक्चुअली एक्ट से फ़ायदा नहीं, एक्ट से क्लैरिटी है, लेमैन के लिए ईजी हुआ, ease of doing business, ease of filing tax। हाँ, अगर आप देखेंगे पहले 819 सेक्शन कहते हैं, लेकिन वो नंबर और सब सेक्शन देखोगे तो वो हज़ारों में थे, जो रिडंडेंट थे, कई सेक्शन खत्म हो चुके तब भी वो एक्ट में थे, तो वो पढ़ना और डिसिफर करना नॉर्मल हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि न्यू प्रोविजन सब सेक्शन आते रहते थे। अब इट हैज़ बिकम मच ईजियर एंड क्लियरर। अब मैं बोलूँ जैसे 819 के 536 सेक्शन हो गए, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो अलग अलग डिफाइंड होता है वो अलग हो गए, सारे सेक्शन जो रेलिवेंट एक साथ हो गए, चाहे वो टीडीएस का मैं रेंज बोलूँ एक साथ हो गए, तो किसी को पढ़ना बहुत आसान है। तो पर्पस ये था एक कि वो क्लैरिटी हो, रिडंडेंसी ख़त्म हो जाए, और अब यहाँ से सेक्शन वही है, नंबर चेंज हो गए, सेक्शन मतलब सेक्शन के नंबर चेंज हो गए, कंटेंट वही है, तो उसके थ्रू फ़ायदा लेमैन को नहीं, बस ये क्लैरिटी और ईज़ ऑफ रीडिंग हो गया।
बेनिफिट सारे बजट के थ्रू ही गवर्नमेंट अगर आएगी तो उन्हीं सेक्शंस के अंदर आएगी, लेकिन वो जो हमने डिस्कस करा वही स्कोप है गवर्नमेंट के पास। अच्छा, कुछ जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, इनकम टैक्स फाइलिंग के प्रोसेस को इजी बनाने के लिए, उसको लेके कुछ गवर्नमेंट कर सकती है या आप लोग की कोई एक्सपेक्टेशंस रही है? एक्चुअली क्या है, फाइलिंग अभी काफ़ी ज़्यादा और सरल हो गई है और सरल भी हुई जा सकती है, चाहे फॉर्म हो इनकम टैक्स का। एंड गवर्नमेंट ने बहुत TRPs अपॉइंट करे हैं या बोला है कि टैक्स फाइलिंग और नॉर्मल लेमन नहीं भर सकता, बट अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि वो एक्ट को डिसिफर करने में दिक्कत आती है कि क्या प्रोविजन में पर लगेगा नहीं। नई ये स्कीम है सैलरी वाली, क्योंकि आप देखोगे सैलरी टैक्स पे सबसे ज़्यादा होते हैं। नई स्कीम आई इसलिए थी कि कोई डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं, आप बेसिक एग्जाम्पशन लो और फाइल करो। कैपिटल गेन टैक्स रेट के अंदर भी उन्होंने एक बेसिक लोएस्ट अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, आप देखोगे 12.5% का कैपिटल गेन, वो टैक्स रेट काफ़ी कम है लॉन्ग टर्म पे, जो कि बाहर वाली कंट्रियों से बहुत कम है। तो उन्होंने टैक्स रेट भी कम इसलिए करा कि आपको कोई इंडेक्सेशन वगैरह नहीं, आप 12.5% टैक्स प्लस सरचार्ज सेस दो और ख़त्म। पर्पस गवर्नमेंट का ये है कि ईज़ करे फाइलिंग, चाहे किसी की कैपिटल गेन हो चाहे किसी सैलरी हो, ईजी करे फाइलिंग। जो आप कह रहे हो, इट इज़ बिकम मच ईजियर और ईजियर। मैं जैसे बोला कि डैशबोर्ड आ जाए कि मेरा रिफंड का क्या स्टेटस है और मेरे सामने सब कुछ हो। और अगर पोर्टल में जाएंगे इनकम टैक्स में, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सामने विजिबल है, आपके रिटर्न्स क्या हुआ, क्या डेटस है, कौन सा क्वेश्चन है। इट हैज़ बिकम मच ईजियर नाउ। और बहुत जल्दी रिफंड्स भी आ जाते हैं, जो रेजिडेंट पेयर्स पहले होते हैं तो उनके बहुत time लगते थे, रिफंड्स भी जल्दी आ जाते हैं, उनकी रिटर्न भी जल्दी प्रोसेस हो जाती है। आई थिंक ज़्यादा दिक्कत बाहर वालों के लिए जो अपनी रिटर्न या फाइल करना चाहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़े प्रोसेस चेंजेस आई थिंक वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंट टैक्स पेयर। एक सवाल कई बार हमसे पूछते हैं, लोगों के मन में आ रहा है कि जब सरकार न्यू टैक्स रिजीम की ओर जा रही है, जहाँ आप चाहते हैं बहुत ईजी हो प्रोसेस, कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, क्या इस बजट में जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको बंद करने का ऐलान हो सकता है? मेरे हिसाब से इस बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम को बंद इमीडिएटली तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोगों के घर के लोन चल रहे हैं, स्कीम्स चल रही हैं, लोगों ने इसके बारे में प्लान नहीं किया। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। कम से कम अब मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 सालों में गवर्नमेंट कोशिश पूरी ये करेगी कि इसको बंद कर दे। हम इसको कहते हैं सनसेट, धीरे धीरे करके, क्योंकि अब वो एक भी चेंज या एक भी बेनिफिट इसमें पिछले 2-3 सालों में तो नहीं लाई। अब अगर वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए न्यू टैक्स रेजिम को, तो वो ज़्यादा जल्दी हो सकता है, क्योंकि अगर वो एक भी चेंज ओल्ड टैक्स में नहीं करे तो अल्टीमेटली न्यू टैक्स रेजिम में ही लोग जाएंगे। और एक अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं कि अगले 2 साल में हम लोग न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम को हम बंद कर देंगे, ताकि लोगों को थोड़ा टाइम मिले। सनसेट, हम उसे सनसेट कहते हैं। तो वो करने का तो प्लान है ही उनका, लेकिन इस बजट में नहीं होगा ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है, बट धीरे धीरे हो जाएगा। जो हाउसिंग पे एग्जेम्पशन है, कैन इट बी शिफ्टेड टू द न्यू टैक्स रेजिम? और वही मैंने और जो आपको बोला लिमिट कि वही 2 लाख मैंने कुछ कहा- भी नहीं होता आज की प्रॉपर्टी के रेट्स को देख के। तो शिफ्टेड, दे विल हैव टू इंट्रोड्यूस, दे विल हैव टू इंट्रोड्यूस Yeah. कि न्यू टैक्स रिजीम में आप कम ये 2 लाख का लिमिट, और आपने कहा 2 लाख कुछ भी नहीं होता, कम से कम 5 लाख का डिडक्शन होना चाहिए। वो अनाउंस करेंगे तो इट कैन मेक द न्यू टैक्स रिजीम वेरी मच मोर अट्रैक्टिव आज की डेट के हिसाब से। एंड आई एम श्योर कि इसके बहुत और टेकर्स हो जाएंगे, बिकॉज 2 लाख की जगह अगर वो 5 लाख कर दे तो, और न्यू टैक्स रिजीम में वो बेनिफिट डाल दें जो आज की डेट में नहीं है, तो डेफिनेटली एक्चुअली जस्ट वांट टू ऐड कि आपने बोला वो हटा सकते हैं, नई पुरानी रिजीम वो हटेगी कभी भी नहीं, धीरे धीरे नहीं कभी भी हटेगी नहीं, क्योंकि उसमें और कोई रीजंस हैं अंडरलाइनिंग। ओके, उसमें कई एग्जाम्पशन ऐसी हैं जो MLAs और MPs को मिलती है, वो हमेशा एग्जिस्ट रहेगी। तो आप उसको डिस्करेज कर सकते हो। डिस्करेज तभी कर सकते हो जब आप दूसरे को लिक्रेटिव बनाओगे, तो आपकी जो दूसरी स्कीम है वो काफ़ी लिक्रेटिव होएगी। हमारा पर्पस ये है कि जो एग्जिस्टिंग में है वही आप उसमें रेप्लिकेट कर दीजिए, तो दूसरी वाली में और लोग आएंगे। आप देखो 70% लोग शिफ्ट हो चुके हैं, सिर्फ 30% यहाँ रह गए हैं, जिनकी जैसे बोला कि हाउसिंग लोन चल रही है या कोई एग्जाम्पशन स्पेसिफिकली HRA है किसी की, वो ले रहे हैं। ये सब पुरानी रिजीम में है। हम अगर बेसिक कोई वहाँ, अब आप देखो कि सबने कोई रेंट देता है, किसी को रेंट पे रहता है, उसको HRA मिलती है। नई रिजीम में HRA का प्रोविज़न नहीं है, तो अगर मेरे को हटाना इज़ नॉट अ पॉसिबल, मतलब आने वाले सालों में भी हटा नहीं सकते, क्योंकि ये तो रहेगा ही रहेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको वो वाली इतनी बेनिफिशियल लगे कि आप ऑप्ट ना करो, हटेगी नहीं। बट HRA की अगर हम बात ही कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस जो ओल्ड रिजीम में एम्प्लॉयज़ लेते हैं, उसमें टैक्स प्रोविजन ये है, एक पॉइंट ये है कि जैसे हम एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक पॉइंट है कि 40% ऑफ सैलरी फॉर
नॉन मेट्रो सिटीज़ एंड 50% ऑफ सैलरीज फॉर मेट्रो सिटीज़, और उसमें उन्होंने 4 सिटी डिफाइन करी है, चेन्नई, मुंबई, All metropolitan. दिल्ली एंड कैलकाटा। उसमें बैंगलोर का तो नाम ही नहीं है। अब बैंगलोर के रेंट्स इतने हाई हैं तो कम से कम एट द बेयर मिनिमम वो 40 को 50 बैंगलोर के तो और गुड़गांव के लिए कर सकते हैं, इनके लिए। गाँव भी नहीं है। हाँ, अच्छा, एक जब हम इनकम टैक्स बेस की बात हुई थी इसके पहले डिस्कशन में, तो जब जीएसटी आया था तो ऐसा माना जा रहा था कि अभी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, जो जैसे स्वीट शॉप चला रहे हैं, बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, कि वो लोग इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं और जीएसटी के साथ वो उनका डेटा सामने आ जाएगा और वो बेस बढ़ेगा। बट वैसा कुछ दिखा नहीं, मतलब उस तरह से इनकम टैक्स की बेस बढ़ती हुई नहीं दिखी। वो उसकी क्या वजह रही? दो चीज़ें हम रिलेट करेंगे इसमें कि जीएसटी उन्होंने काफ़ी, अभी आप देखेंगे रिडक्शन के बाद भी और कंप्लायंस भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई है जीएसटी में। वो ओवर द टाइम हुई, अगर आप जीएसटी 2.0 उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। नंबर ऑफ एसएससी आप कह रहे हो बढ़ने का, क्योंकि एग्जाम्पशन लिमिट आप देखो बहुत बड़ी हुई बढ़ है। गई। आपने नंबर ऑफ एसएससी ऐड करे, लेकिन आपकी जो एग्जाम्पशन लिमिट वो बहुत बड़ी है, तो वो उस दायरे में नहीं है कि उनको रिटर्न फाइल करनी है। नहीं तो अगर आप पैन यूज़र, पैन अवेलेबल और जीएसटी वाले देखोगे वो ज़्यादा है, लेकिन फाइलर जो है उनकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, वो लिमिट बढ़ गई है, इसलिए वो इंक्रीज आपको विजिबल नहीं हुआ। समीर जी, जब भी बजट आने वाला होता है ना तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। कहते हैं कि एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो इजाफे हुए थे उसको थोड़ा सरकार को देखना चाहिए, बिकॉज एफआईआईज आर शाइंग अवे, एफडीआई कंट्री में नहीं आ रही है। तो फॉरेन इनफ्लो को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स जो आप बजट में देखते हैं? एक्चुअली क्या, अगर आप देखेंगे पिछले बजट गवर्नमेंट ने सब कुछ करा, चाहे कैपिटल गेन चेंजेस करे, और उससे इम्पैक्ट आया इमीडिएटली। उन्होंने एफआईआईज के लिए भी वो डिस्करेजिंग था, तो जिस दिन बजट था उस दिन काफ़ी मार्केट फॉल करी बिकॉज उनका एग्जिट हो गया। लेकिन वो इंटरप्रिटेशन गलती, तो वापस अगर आप देखें सिनेरियो हो गया। लेकिन मेरा मानना ये है, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट मोर और लेस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से गवर्न करता है। ओके। और अगर आप देखोगे कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आज की डेट में बड़ी अनसर्टन है, चाहे यूक्रेन रशिया देखो, चाहे यूएस का वेनेजुएला देखो, तो उससे जो एफआईआईज का इम्पैक्ट है, चाहे वो कौन सी कंट्री, अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट कंट्री है, अगर आपने बोला कि किस किस सेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा वेनेजुएला, तो वो ऑयल एंड गैस इमीडिएटली इम्पैक्टेड है। और जैसे ही आपका ऑयल एंड गैस को इम्पैक्ट होता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज होता है, तो मतलब पेट्रोल की वैल्यू प्राइस बढ़ेगा, डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा और रुपीज़ और डीवैल्यू होगा। यही एक प्लसेस है। जैसे अगर आपका रुपीज़ डीवैल्यू हो रहा है, जिसकी मतलब आपके पहले 90 रुपये की जगह 100 रुपये डॉलर हो जाता है, तो वो एफआईआईज के लिए जो गेन है इंडिया में वो रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो इरोड हो जाएगा, क्योंकि आपका डॉलर ही बढ़ गया, तो लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट को थ्रू बजट नहीं, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ज़्यादा गवर्न करेगी एफआईआईज की फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, रदर देन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में गवर्नमेंट ने बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो हमेशा करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भी आते हैं इंडिया में, दे से दैट इट्स ओके, टैक्सेस आर ओके, बट काम करना बहुत मुश्किल है इंडिया में। मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो अब लेबर कोड्स भी आए हैं, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया करते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ लिंक्ड ओनली टू टैक्सेस, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू द रिफॉर्म्स। लेबर कोड्स के अंदर का बहुत सारे फॉर्म्स को, जो बहुत पुराने फॉर्म्स थे जिसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इनेबल किया जा रहा है। बहुत सारे फॉर्म्स को नंबर्स में रिड्यूस किया जा रहा है, सिंगल फॉर्म्स की बात हो रही है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, बहुत सारे लाइसेंसेस को कर्टेल किया जा रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू ईज ऑफ बिजनेस, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि लेबर रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है एक्चुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में न्यू टैक्स रिजीम भी आया वो करने के लिए। बट हाँ, उम्मीदें तो हैं कि और बढ़ जाए, कि और कुछ हाउसिंग का बेनिफिट, बिकॉज हाउसिंग एक्सपेंसिव तो है ही और आम आदमी को वो पिंच करती है, तो कहीं ना कहीं उसका डिडक्शन होना। नहीं, अगर आप एक और देखेंगे, इस बारी के बजट का फोकस गवर्नमेंट का डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट ऑल्सो है, मतलब कि कई प्रोविजन ऐसे थे जहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन थी, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी इन्वेस्टर है वो इस चीज़ से डरता था। तो गवर्नमेंट का इस बारी फोकस मोर कंप्लायंस और लेस डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एक्ट है। तो अगर आप अभी देखेंगे इस बारी बजट में सारे जो प्रावधान आएंगे वो इसी और आएंगे कि उसको हम कंपाउंडिंग करके क्रिमिनलाइजेशन हटा दें, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है टू अट्रैक्ट। और लेबर कोड्स में भी उन्होंने यही एग्जैक्टली किया है कि ऑफेंसेस में जहाँ प्रोसिक्यूशन था वहाँ पे उन्होंने उसको डीक्रिमिनलाइज करके पेनल्टीज डाली हैं प्रोसिक्यूशन की जगह। तो उनका इंटेंशन वही है, चाहे वो रिफॉर्म्स हो, चाहे वो
टैक्स हो, सिंप्लीफिकेशन का थॉट प्रोसेस ज़रूर है। क्या वो वहाँ पहुँच पाएँ और क्या उनको वहाँ प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जब भी कुछ नया आएगा तो प्रॉब्लम्स तो वो आएंगी, और उसका एक जर्नी रहेगा, और उसमें फिर गवर्नमेंट हैज़ टू बी ओपन टू टेक फीडबैक टू डू द इम्प्रोवाइजेशन। तो एक मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन, या आप कर लीजिएगा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि बजट की फोकस की बात हो रही थी, तो पिछले 3 बजट को हम देखें, कैपेक्स पे बड़ा फोकस रहा है गवर्नमेंट का, 10 लाख करोड़ से ऊपर 3 साल से लगातार दे रहे हैं। पिछले में थोड़ा सा रेलवे में कम हो गया था कैपेक्स। इस बार कैपेक्स को लेकर आप लोग के क्या अनुमान है, और अगर हम देखेंगे तो कहाँ आएगा, किस सेक्टर, रेलवे में ज़्यादा आएगा, रोड्स में रहेगा? इस पर एक कैपेक्स का जो मेरा अनुमान है, ये थ्रूआउट हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ज़रूरत है एक किसी की। और अगर आप कोई भी इकोनॉमिक सिनेरियो में अगर देखोगे, कोई भी कंट्री, कोई भी अगर डेवलपिंग कंट्री है विच इज़ गोइंग टूवर्ड डेवलप्ड कंट्री, उसका सारा फोकस कैपिटलाइजेशन पे ही होगा, क्योंकि यहीं गवर्नमेंट अगर जितना इन्वेस्ट करेगी उसी से रिटर्न आएगी। आज नहीं आएगा, लेकिन 5 ईयर का आप ये बजट देखेंगे, ये बजट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, 1 साल का इम्पैक्ट नहीं होगा, उसके अंदर ये 5 साल के लिए प्रोजेक्शन करेंगे। तो जब 5 साल के लिए आप प्रोजेक्शन करते हैं तो आप कैपिटल में डालते जाते हैं, इसका रिटर्न आपको बाद में मिलता है। सो दिस विल बी अ फोकस कैपेक्स फोकस बजट। बट सेक्टर आपने बात बोली, सो अगर आप देखेंगे आज की डेट में हम कैपिटल गवर्नमेंट कहाँ करेगी, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल, सड़कें, ब्रिजेस, यही सारी चीज़ें होती हैं, इन्हीं सब में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं रुकेगी। लेकिन जो आप कह रहे हो फोकस, मेरा मानना ये है कि इट शुड बी मोर टूवर्ड हेल्थ केयर, टूवर्ड मोर हॉस्पिटल्स, मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। आप जिस तरह की बीमारी, देखो डिफेंस में आप देखोगे कि पिछले साल इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट करा। आप 10 दिन पहले आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने दोनों कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज को कितने बिलियन ऑर्डर्स का ऑर्डर दे दिया डोमेस्टिक कंपनी को, मेक इंडिया। तो आप कह रहे हो कि ये बजट, ये ऑलरेडी दे आर नॉट वेटिंग इट फॉर द बजट डे कि बजट में हम बोलेंगे एलोकेशन करेंगे, लेकिन वो ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है। आप नंबर ऑफ एयरलाइंस बढ़ गई, नंबर ऑफ एयरलाइंस का पास कर दिया आपने, आर्मरी के लिए डोमेस्टिक कंपनीज को उनको ऑर्डर दे दिया जो कि डोमेस्टिक में आपको डिफेंस इक्विपमेंट देंगी। तो दिस विल बी डेफिनेटली, डिफेंस विल बी अ फोकस सेक्टर, क्योंकि सिनेरियोस ऐसे हैं। और प्लस हेल्थ केयर इज माई एक्सपेक्टेशन, दे शुड डू इट। वन इम्पॉर्टेंट सेक्टर इज़ MSME। अगर आपको टैरिफ के खामियाजा को भुगतना है और आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रॉन्ग करना है अपने देश में, तो MSMEs को उभारना पड़ेगा, एंड दे हैव बीन गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। सो इस समय MSMEs को लेके क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या इंसेंटिव्स मिल सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को? अगर आप MSME स्पेसिफिकली सेक्टर की बात करोगे ना, MSME सेक्टर्स में मोस्टली फ्रॉम अ टैक्स साइड से जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती थी कि उनकी पेमेंट विद इन 90 डेज हो जाए, ये सारी चीज़ें उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रपोज कर दी, सो दैट दे डोंट हैव अ इशू ऑन कि उनको फंड नहीं है। MSME का इशू क्या होता है कि वो अगर किसी को सामान देते हैं, उनका पैसा नहीं आता या पैसा डूब जाता है, गवर्नमेंट ने उसको सिक्योर कर दिया। सिंगल विंडो फॉर लिटिगेशन उनकी बहुत स्मूथ कर ली कि अगर कोई वेंडर को उनको पैसे नहीं आए तो जो रिसीवर है उस सिंगल हियरिंग में थ्रू आर्बिट्रेशन क्लियर कर ले। ये सारी चीज़ें उनकी काम की। अब रहेगी सपोर्ट की सबसे बड़ा जो डिफरेंस है MSME सेक्टर जो फेस कर रहा है, वो कर रहा है क्रेडिट फैसिलिटी। MSME के पास क्रेडिट फैसिलिटी नहीं पहुंची। अगर आप देखोगे कि बैंक्स और जो सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो हैं, लेकिन MSME वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, ये लिंक नहीं बन पा रहा। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे वो बहुत नॉमिनल है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट डेवलप कंट्री जहाँ पर वो रीच बहुत अच्छी है। मतलब अगर कंपैरिजन करोगे, आप ये करोगे कि बाकियों ने कैसे सक्सेस कर लिया सेम पॉलिसी के, तो हम क्यों नहीं कर पाए, ये डिफरेंस है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि सारी पॉलिसी ये हो रही है कि क्रेडिट फैसिलिटी हम MSME के पास पहुँचा पाए, चाहे वो छोटे छोटे बैंकर्स के हो, कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू हो, एंड दिस इज़ द वे। जब उनके पास फाइनेंस होगा, उनके पैसे रिकवरी अच्छी हो जाएगी, दिस इज वे द MSME विल ग्रो। और ये आई थिंक ये ऑलरेडी गवर्नमेंट इस पर बहुत सारा काम कर रही है, देयर इज ऑल ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग ऑन इट। क्यों बजट में कुछ MSME से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बजट में उन्होंने मैंने बोला रिकवरी, पेमेंट, सब कुछ। और चाहे आप देखोगे थ्रू RBI ने रेट करके MSME का लोन सस्ता होता है, फास्टर होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एज ए सेक्टर ये ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है। बजट में और कोई प्रावधान उनको जरूरत, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि टैक्स रेट फ़र्क हो जाए उनके लिए, ऐसा कुछ आएगा नहीं। एक और आर्टिकल में पढ़ रही थी जहाँ पे बताया जा रहा था कि जो गोल्ड रिजर्व्स इंडिया के पास है, जो अब इंडिविजुअल्स के पास भी है, 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड वी हैव, इसको मोनेटाइजेशन की स्कीम हो सकती है विद द गोल्ड दैट इज़ विद द पीपल। उसके बारे में कुछ हो सकता है क्या? देखो, सॉरी
शुड आई? या ओके, एक्चुअली अगर आप गोल्ड को देखोगे, गोल्ड को आप मोनेटाइज 3 तरीके से कर सकते हो, या तो आप ETF जो कि या डिजिटल गोल्ड ले लो, या आप तीसरी तरीके से आप दुकानदार से गोल्ड लेके अपने घर पे रखते हो. देयर इज अ लिमिट हाउ मच अ पर्सन कैन कीप. अगर आप 500 ग्राम लेडी, 100 ग्राम मैन, दैट इज द लिमिट सेट बाय द टैक्स ऑफिस. इतना आप घर में रख सकते हो. दिस इज द लिमिट सेट बाय कि ये विदाउट क्वेश्चनिंग, और आप कैश में भी रख सकते हो. अब रह गया कि इसको मोनेटाइज, कि जो गोल्ड पड़ा है इसको मोनेटाइज कैसे करें. आप देखोगे कि गोल्ड लास्ट ईयर 70% इंक्रीज दिया गवर्नमेंट ने, वो आपको इंक्रीज मिला, मतलब गोल्ड के प्राइजेस में चेंज हुआ. ऑल बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कि गोल्ड वॉज अ रिलायबल एसेट. करेक्ट. सारे रिजर्व बैंक ने, चाहे इंडिया चाइना, सबने खरीदना शुरू कर दिया, तो बहुत आपके गोल्ड का प्राइस एस्केलेट हो गया. आपने कहा उसको मैं मोनेटाइज कैसे करूं. गवर्नमेंट के पास अगर आप देखोगे मोनेटाइज करने का तरीका था गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरेन तो गोल्ड बंद कर बॉन्ड्स. दिया उन्होंने. ठीक है, नहीं वो उसकी लिमिट्स है, वो 5 साल 7 साल के लिए होते हैं. तो दोबारा नहीं, 2027 उन्होंने प्रीमेच्योर रिडीम किए थे. हाँ रिडीम करेंगे, तो हर वो 5 साल बाद दोबारा आपको देंगे एट और आपको है कि 2% इंटरेस्ट देंगे, और जितने साल बाद आपका अगर 5 साल बाद गोल्ड इंक्रीज होगा तो उस रेट पे देंगे. सो दैट्स इज वन ऑफ द वे यू कैन हैव मोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड. आपका गोल्ड है, आप गोल्ड दो, उसके अगेंस्ट बॉन्ड लो, और बॉन्ड के ऊपर आप 2% इंटरेस्ट लो, और जो 5 साल बाद रेट है उसमें भेज लो. दिस इज वन वे. दूसरा ETF में जो ट्रेडिंग ETF फंड्स हैं, वो जितना आपको वैल्यू पे देते हैं उतना गोल्ड उनको खरीदना पड़ता है और अपना स्टोर करना पड़ता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. आपने सपोज करो कि आपके पास गोल्ड है और आपने उसको डिपॉजिट और बढ़ाना है, उसको मोनेटाइज करना है, तो आपके पास उसको ट्रेडेबल बनाना पड़ेगा कि वो नॉर्मल पब्लिक कोई 10 रुपये का गोल्ड ले सकता है, एक 100 रुपये का भी ले सकता है, और एक का भी कर सकता है. तो उन्होंने ऑलरेडी ETF लेके आ गए हैं. तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको 1 ग्राम लेना है, 100 ग्राम लेना है, 10 ग्राम लेना है. आप 100 रुपये का भी गोल्ड ले सकते हो थ्रू ETF. दिस इज द सेकंड, मतलब मैं मोनेटाइजेशन के तरीके. एक दूसरा ये हो गया. तीसरा डिजिटल गोल्ड. अब आप No, they want this gold to enter into the system. देखो अब ये सिस्टम में ऐड हो रहा है. अगर आप ये सोचो कि ये गोल्ड हो क्या रहा है, मतलब ये थ्रू ETF भी, जब आप ETF किसी को देते हो, द इशूअर ETF हैज़ टू बाय दैट गोल्ड. अब 2 ही तरीके में वो खरीदने के, या तो मैं दुकानदार से लूँगा या मैं किससे लूँगा, वो पब्लिक से तो लूँगा. सो दिस इज वे द इकोनॉमी वर्क्स. तो आपका जो गोल्ड है वो घरों में नहीं है किसी के, ये जो डिपॉजिट्स है घरों में तो है नहीं, ये इकोनॉमी में घुमा हुआ है. ETF का अंडरलाइनिंग पड़ा हुआ है फंड्स के पास, गवर्नमेंट का RBI का पड़ा हुआ है, वो घर में तो मतलब लॉकर में नहीं है, इट इज़ इन द इकोनॉमी. तो जो आप कह रहे हो मोनेटाइज, वो ऐसे मोनेटाइज हो रहा है, फिजिकली मतलब नहीं हो रहा. What I meant was कि जो इंडिविजुअल के पास गोल्ड है वो बैंक तक नहीं पहुंच रहा. वो बैंक तक नहीं पहुंच रहा. RBI उसको बॉन्ड ही इज द सॉल्यूशन. गवर्नमेंट शुड प्रमोट दैट कि 2% अभी वो टैक्सेबल है इंटरेस्ट. अगर मैं बोलूँ कि आपको NSE लिंक्ड इंटरेस्ट मिलेगा और वो टैक्स फ्री होगा, पीपल विल ऑप्ट फॉर दैट, क्योंकि लॉकरों के आप किराया दे रहे हो, पुराना गोल्ड बॉन्ड में तो इतना नुकसान हो गया गवर्नमेंट को कि अब वो तो उन्होंने इंक्रीज हो गया ना प्राइस आपका, उन्होंने सोचा नहीं था. अनप्रेसिडेंट हुआ इंक्रीज, तो वो इम्पैक्ट हो गया. वो क्या इन्वेस्टेड अमाउंट था नहीं, मतलब गवर्नमेंट को अपने जेब से देनी है, तो अब नहीं होगा, क्योंकि आप उन्होंने लर्न कर लिया लेसन कि वो गोल्ड में, देखो पॉइंट इज की जो रेट डिफाइन करती है गवर्नमेंट आपको क्या इंटरेस्ट देगी, वो मार्केट ड्रिवन होता है. उनको पता नहीं था कि गोल्ड का रेट इतना बढ़ जाएगा, उनको रिडीम महंगे पे करना पड़ेगा, लिया सस्ते में, वहाँ घाटा हो गया. एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि अभी हमने जो पिछले बजट देखे उनमें वुमेन फोकस्ड बजट रहे हैं. बहुत सारी प्रावधान, बहुत सारी स्कीम्स जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन का फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जोर दिया गया है. इस बजट में भी कुछ ऐसी उम्मीदें हैं आपकी? मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ विमेन के लिए वो ज़रूर अनाउंस करेंगे, बिकॉज विमेन एज अ सेपरेट सेक्टर, especially for the lower middle class rural areas के लिए, and otherwise also there is always something about them. So I would expect कि कुछ ना कुछ empowerment, कुछ ना कुछ budget allocations, or for women empowerment, for women skilling, they will definitely have something in the budget. So I would expect that. Nothing major from a tax perspective, but more reforms. Reforms perspective. Tax में तो देखिए men women का कुछ अलग नहीं है, but from a reform perspective definitely they would, because they want to empower women to सबसे बड़ी work. वोटर्स भी अगर देखें गवर्नमेंट की आज की डेट पे, तो women तभी तो मैंने बड़ी- गवर्नमेंट ने दिया हुआ है. अगर आप स्टैम्प ड्यूटी देखो, वुमेन की सस्ती है. आपने इंटरेस्ट पे गाड़ी खरीदी, वुमेन को सस्ता है. ऐसा नहीं, दिस इज द वे दे कैन ऐड ऑन. अच्छा, एक बड़ा अनाउंसमेंट जो आप बजट से सुनना चाहते हैं? देखो मेरी आई वुड एक्सपेक्ट कि ये जो जॉइंट वाला है, अगर गवर्नमेंट कैन नॉट इंक्रीज द स्लैब रेट और दिस, ये जॉइंट का प्रोविजन है, फैमिली रिटर्न का प्रोविजन आ जाए, सो दिस इज समथिंग. या
सॉरी मैं एक दो कर रहा हूँ, एक मुद्दा वो मेरा भी है। रियल टाइम रिफंड वाला ट्रैकर, दैट इज एंड योर्स? न्यू टैक्स रिजीम में वैसे तो कोई प्रोविजन नहीं है बाकी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस का, बट अगर वो एक हाउसिंग लोन का डिडक्शन उसमें इंट्रोड्यूस कर दें और 2 लाख पे नहीं बट एक हायर अमाउंट लाइक 5 लाख पे, तो थोड़ा बेनिफिट ज़रूर होगा, बिकॉज एम्प्लॉयज़ जाना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम पे, सैलरीड इंसान जाना चाहता है, बट साथ में अगर ये एक प्रोविजन हो जाए कि हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिले, तो दैट वुड बी वेरी गुड। ये मेरा विश है, बट उम्मीद के हिसाब से depends आई एम upon- नॉट वेरी पॉजिटिव, इफ आई कैन जस्ट से दैट। नहीं, ऑल्सो दिस विल बी अ रिकॉर्ड बजट की जो निर्मला सीतारमण जी हैं Ninth वो budget. हाँ, और किसी ने नहीं करा आज तक, तो आई थिंक शी विल बी प्रेजेंटिंग दैट, तो ये एक अचीवमेंट है बड़ी। हाँ, I think 6 full budgets and 2 interim budgets, and this is the 9th one. 9 किसी ने नहीं करे So let's hope कंटिन्यूसली। लेट्स होप, and keep our fingers crossed. कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम Thank में you so शामिल होने much. के लिए। समीर, आपका भी बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया and आपका भी thank you. शुक्रिया। थैंक यू सो मच सेकंड फॉर बीइंग हियर। तो प्रोग्राम को भी यही समाप्त करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे ऑन द बजट 2026। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जितने भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, द मेन पॉइंट्स इज दैट आम आदमी को जो है कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।